ज्योतिराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 1 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। देखिए, आज 1 फरवरी है तो आपको पता है कि पिछले 5-6 साल से यानी 2017 से 2016 के बाद से 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज बजट प्रस्तुत किया गया है और लेकिन उस पर हम डिटेल चीज़ें आपको कल बताएंगे, ठीक है, पूरा उसको अध्ययन करके। आज अगर देखा जाए तो एक और भी परंपरा है जो आज के समाचारों में कि बजट सत्र जब शुरू होता है तो राष्ट्रपति या राज्यों में राज्य के राज्यपाल, ठीक है, वह एक अभिभाषण देते हैं जिसमें जो सरकार है, जैसे भारत राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है वो भारत सरकार के वक्तव्य है कि भारत सरकार अपने संसद सत्र की शुरुआत जो बजट सत्र से होती है उसके शुरुआत में देश को समझ वो क्या क्या बताना चाहती है सरकार, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो है कल राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है बजट में संसद के नए भवन में जो है अभिभाषण हुआ था, उनमें उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई है। उनको हम उसके जरिए आप सरकार देश को लेकर देश के लोगों से क्या कहना चाहता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जहाँ तक दूसरा समाचार हमारा है वह है एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल पर न्यूज़ है। इसमें है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पे जो है बर्ड फ्लू का जो है प्रकोप देखा जा रहा है और वहाँ पे 2 पेंगुइन की भी शुरुआती मौत है, लेकिन अनुमान है कि इसका प्रभाव बहुत जल्दी ही पूरे अंटार्कटिका को ले लेगा और वहाँ पे पेंगुइनों की करीब 10 करोड़ से ज़्यादा पेंगुइन और कई सारी पक्षियाँ हैं, साथ ही में सील हैं, सी लायन हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जीवन को संकट उत्पन्न हो गया है। तो हम इसको समझेंगे। जहाँ तक हमारा तीसरा समाचार है, छोटा सा न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जो है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लेकर उसका भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करेगी और इस तरह के जो डीपीआर तैयार होता है इन सब चीज़ में जीएसआई एनएचआई की अपनी जो टेक्निकल या जो स्पेशलाइजेशन का है उससे हेल्प करेगी। तो ये एक तरह से यूनिक समझौता है, यानी आप पहली बार हुआ है इस तरह का समझौता, तो उसको हम समझेंगे। आइए चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। ये देखिए, हमारी राष्ट्रपति महोदया नए संसद भवन में जो संयुक्त सत्र था उसमें वो अपना पहला अभिभाषण दे रही हैं नए संसद सत्र का, ठीक है। और ये परंपरा रही है कि राष्ट्रपति बजट सत्र जिससे कि संसद सत्र की शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, राज्यों में राज्यपाल के अभिभाषण से होती है और इसमें जो राष्ट्रपति बातें कहते हैं वो सरकार के बारे में जो सरकार की नीतियां रहती है या सरकार का जो विचार रहता है उसी को राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल वो उनके जो बजट भाषण के जरिए आता है, ठीक है। इसमें जो मेन है जो सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि जो पूरी व्यवस्था यानी जो पूरा विकसित भारत का सपना भारत देख रहा है कि हम आज़ादी के अमृत काल में शुरुआत कर रहे हैं, उसी दौरान उसी काल के शुरुआत में ही ये संसद भवन बना है। तो ऐसे में जो विकसित भारत हमें बनाना है या जिस विकसित भारत का सपना देखा गया है उसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है। इन्हीं 4 स्तंभों पर विकसित भारत बनाया जाएगा, यानी ये 4 स्तंभ जितने मजबूत होंगे उतना ही मजबूत भारत विकसित भारत बनेगा। ये राष्ट्रपति महोदय ने भी किया और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यानी भारत सरकार का ये मंशा है कि भारत सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी मजबूत हो। तो ठीक है, चलिए इसमें कई सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं को एक एक करके हम देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को 31 जनवरी को नए संसद भवन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपने पहले संबोधन में कहा कि उनकी सरकार के लिए विकसित भारत का दृष्टिकोण आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को समान महत्व दिया गया है। यानी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक ताकत, सांस्कृतिक और जो स्ट्रेटेजिकल पावर है इन पर भी बल दिया गया है। और उन्होंने कहा कि अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक यानी और इसका जो नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जिसमें महिलाओं को जो है लोकसभा और राज्यों के विधायिका में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
तो इसको पारित होने पर बधाई भी दी है और कहा है कि भारत जो है एशियाई खेलों से लेके कई सारे क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो पिछला साल रहा है वह भारत के उपलब्धियों के लिए कई सारा चीज है जिसमें उन्होंने अभी आगे बताया है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के बजट सत्र भाषण के प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो उसमें जो उन्होंने सबसे पहला बताया जो मुख्य था कि नवनिर्मित संसद भवन का महत्व उन्होंने बताया। चूंकि ये उनका, हालांकि उनका पहले भी बजट भाषण हो चुका है, लेकिन इस नए संसद भवन में उनका पहला बजट भाषण था। इसलिए अगर आप लोग देखे होंगे समाचार पत्रों में या सॉरी न्यूज चैनलों में, तो जब वो आई हैं, जब वो संसद भवन में प्रवेश कर रही, तो वो सेंगुल उनके साथ जा रहा है। सेंगुल भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है। ये वो सेंगुल है, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश वहाँ के वायसराय थे, बाद में गवर्नर जनरल हो गए थे, उन्होंने जो है एक प्रतीक के रूप में ये सेंगुल हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था। किसके? उनके जो संप्रभुता का, यानी संप्रभुता जो ब्रिटिश क्राउन में थी, अब भारत के लोगों के प्रतिनिधि संस्था या भारत के लोगों में, यानी कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में दिया गया है। इसीलिए जब राष्ट्रपति महोदय संसद में अपना पहला अभिभाषण देने जा रही थी, तो संगुल उनके आगे आगे चल रहा था, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रतीक को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि नवनिर्मित संसद भवन ये उनका पहला संबोधन था और इस भवन का निर्माण अमृत काल की शुरुआत के दौरान किया गया है। अमृत काल क्या है जरा सा बता दें। देश की आज़ादी का जब 75 साल मना रहा था भारत पिछले साल, तो भारत सरकार ने एक संकल्प लिया कि अगले 25 साल में, यानी जब देश की आज़ादी का 100वां वर्षगांठ देश मनाएगा 2047 में, तब हम एक विकसित भारत बन जाएंगे। उसको इंडिया 2047 कह रहा है। ठीक है, तो उसके दौरान उसका अमृतकाल की शुरुआत पिछले साल, इसी साल 2023 से हुई है। तो 2023 में ये बना है संसद भवन। तो कहीं न कहीं संसद के अमृतकाल, मतलब भारत जो अमृतकाल मना रहा है, उसके शुरुआत में इस भवन का निर्माण हुआ है और यह कहीं न कहीं एक भारत और श्रेष्ठ भारत का ये सार है और इसमें 21वीं सदी के नए भारत की नई परंपराओं के निर्माण और संकल्प है और नई इमारत में नीतियों का और सार्थक बातचीत होगी। और इसमें देखा भी गया है कि इस नई इमारत का पहला जो अधिवेशन था, स्पेशल अधिवेशन, उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया था। तो कहीं न कहीं ये इसके महत्व को दिखता है कि नई संसद भवन में नई सारी चीजें। ठीक है, तो दूसरी बात में आया था, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए बधाई दिया और प्रधानमंत्री के साथ साथ समस्त संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक जो है विधेयक अधिनियम को पास करने को लेकर बधाई दिया। क्योंकि आप देखिए तो लोकसभा में मात्र 2 सांसदों उपस्थित मत देने वालों 2 सांसदों ने इसका विरोध किया था और राज्यसभा में तो ये सर्वसम्मति से ये विधेयक पास किया गया था, संविधान संशोधन विधेयक। तो वो इसी बात को लेकर राष्ट्रपति इसके महत्व को दर्शाती हैं। ठीक है, और फिर जो उनका और है कि पिछले साल की वो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताती हैं। जैसे राष्ट्रपति जी कहती हैं कि पिछला साल भारत के लिए उपलब्धियों से भरा था। कैसे? कई सफलताएं मिली। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। भारत द्वारा आयोजित सफल G20 शिखर सम्मेलन ने दुनिया में भारत की भूमिका को मजबूत किया, क्योंकि वो उस दौर में हो रहा था जब दुनिया, उस दौर क्या, आज के भी दौर में दुनिया बटी हुई है, उस दौर में भी ये था कि कैसे वेस्टर्न और रूस और चीन को एक समझौते में या एक ऐसे मुद्दे पर कि जिस पे सर्वसम्मति हो लाया जा सकता है। और अंततः भारत ने वो कमाल किया और जो G20 डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आया था, उसके समस्त पैराग्राफ जो है सर्वसम्मत से लाए गए थे। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के नेतृत्व के लिए है। ठीक है, और क्या कह रही हैं राष्ट्रपति महोदय कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि वैश्विक संकट के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और जो पिछली 2 तिमाहियों के एक्चुअल डेटा आया है वो 7.5% से ज़्यादा है। राष्ट्रपति महोदय ने तो 7.5% से ज़्यादा कहा, लेकिन एक्चुअल बता दूं कि पहली तिमाही यानी जो अप्रैल से लेकर जून थी वो 7.8% का था। दूसरी तिमाही जो जुलाई से लेकर सितंबर तक थी वो 7.6%, यानी एवरेज भी निकालेंगे तो 7% का आया है, यानी 7.5% से कुछ ज़्यादा ही रहा है। ठीक है, तो ये बातें कही हैं उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की बात की है। पहले भारत जो खुद को फ्रेजाइल 5, भारत के बारे में कहा जाता था फ्रेजाइल 5, यानी
उसका जो फ्रेजाइल 5 क्यों कहा जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक जो सेहत है उसको लेके चिंता व्यक्त किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसका ट्विन डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। ट्विन डेफिसिट बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट जो डेफिसिट होता है, तो दोनों यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा था और फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा भी बहुत ज़्यादा था, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी उस तरह की चीज़ों को लेकर था, और कहीं ना कहीं ये भारत को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। आज भारत दुनिया की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये बात राष्ट्रपति जी कहती हैं। भारत का निर्यात $450 अरब से बढ़ के $775 अरब से अधिक हो गया है। एफडीआई प्रवाह पिछले 10 सालों में जो पहले का 10 साल था उसका दुगना आया है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 4 गुना से अधिक हो गई है, और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग, जो पहले जो है सरकार यानी जब 2014 में सरकार आई थी तो 3 करोड़ 25 लाख थे, अब ये संख्या बढ़ के 8 करोड़ 25 लाख लोग आयकर जमा करने वाले, आयकर टैक्स रिटर्न दे रहे हैं। और आज भारत के पास $600 अरब से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। इनफैक्ट को तो $616 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारत की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में बताती है। ये सब चीजें चर्चा में ही थी, राष्ट्रपति महोदय ने भी इन चीजों को बताया है। ठीक है, और बताया कि क्या कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि केंद्र सरकार खेती को अधिक लाभदायक बनाने पर जोर देती रहेगी। साथ ही विकसित भारत की भव्य इमारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। इसको समझने की जरूरत है कि जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है उसके 4 प्रमुख स्तंभ है, राष्ट्रपति महोदय ने बताया। यानी जो भारत सरकार के विकसित भारत के सपने के कैसे पूरा करेगा, तो उसमें 4 है। पहला है युवा शक्ति, यूथ। जो हमारी यूथ है, जो हमारी डेमोग्राफी डिविडेंड है, यानी जो 14 से लेके 30 साल या 25 साल आप कह सकते हो, 30 साल 35 साल की जो आबादी है, जो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो भारत की ताकत है। महिला शक्ति, विमेन पावर। ठीक है, विमेन पावर का तो इतना कहें कि आज मैं देख रहा था तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, जो इंडियन एक्सप्रेस का ही फाइनेंशियल वर्जन है, उसमें फीमोलाइजेशन ऑफ 2020 बजट, यानी फीमोलाइजेशन ऑफ भारत, यानी जो भारत का महिलाकरण या नारीकरण हो गया है, ये कहीं न कहीं बता रहा है कि सरकार का उद्देश्य जो है कहीं न कहीं नारी शक्ति को है। किसान और गरीब, देखिए सोचिए कि कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, आज सरकार ने कह दिया है कि जो भारत तक विकसित बनेगा उसका स्तंभ ही यही 4 लोग हैं। कौन लोग हैं? युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है। इनको गरीबी नहीं कम करना, गरीब को इतना सशक्त बना देना है, गरीब जो अभी हमें कमजोरी, उनको इतना मजबूत बना देना है कि यही भारत के विकास का इंजन बन जाए। ये हमारे लिए बोझ नहीं है, ये हमारा युवा, महिला, किसान और गरीब ये भारत के बोझ नहीं, हमें इनको केंद्र में रख के विकास करना है। यानी जो गांधी जी का जंतर था ना, अनटू द लास्ट, यानी जो सबसे निचले पायदान पे है वहीं से उसी को पहला मान के चलो, ये लक्ष्य जो है भारत सरकार का है। और इसी बात को जो है राष्ट्रपति महोदय जो है उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी, और कहा कि कर का एक बड़ा हिस्सा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये सरकार के विभिन्न योजनाओं में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा महंगाई दर को, वो कह रही हैं कि जो महंगाई दर की बातें की जा रही है वो पिछली सरकारों की अपेक्षा जब डबल डिजिट, कई बार में तो डबल डिजिट है, उसके आधार पे जो 4 डिग्री प्लस माइनस का है उसके आधार पे है। और ये तब है जब दुनिया में 2 युद्ध देख चुका है, एक रूस यूक्रेन का युद्ध देख चुका है, एक इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, और ऐसे में आर्थिक संकट और सारी चीज़ों के बावजूद भी जब दुनिया में वाकई में आर्थिक संकट, महंगाई दर है, भारत का जो महंगाई दर वैश्विक स्तर की अपेक्षा काफ़ी कम है। भारत में कारोबार करना आसान बनाना सरकार का, और सारे जो 4 लक्ष्य तो हैं किसके? युवा, महिला, गरीब और किसान और गरीब, ये 4 तो आधार स्तंभ है। साथ ही साथ सरकार जो है व्यापार करने की आसानी को भी लगातार प्रयास कर रही है। इसको जन सेवा विधेयक और इस तरह की जो है अधिनियम और जन विश्वास अधिनियम और जन विश्वास 2.0 इस तरह से ला रही है, कारोबार करने की सुगमता को कर रही है। साथ ही एसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देने पर विचार चल रहा है। तो ये राष्ट्रपति जी इसके जरिए कुछ प्रमुख बिंदुओं को बताई हैं जो सरकार का मंतव्य है, सरकार क्या चाहती है, क्या लोगों को बताना चाहती है, या उसका कुल मिला के क्या उसका जो है दृष्टिकोण है, और
वो चीज़ें राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा, अगर किसी राज्य सरकार में अगर कोई राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है तो वो राज्य सरकार के दृष्टिकोण को उससे पता चलता है, ठीक है। और ये हर बजट सत्र के पहले होता है, ठीक। अगला न्यूज़ जो देखते हैं, ये देखिए पेंगुइन है, अंटार्कटिका या उस तरह से जो है दक्षिण अमेरिका के जो चिली आदि तटों पर पाई जाती है। यहाँ पे एक मामला आया है कि बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहा जाता है, ये पक्षियों में होने वाला एक फ्लू नामक बीमारी है, काफ़ी घातक बीमारी है। इसका प्रभाव देखा गया है और वहाँ पे वहाँ पे कई तरह की पेंगुइन है। दो पेंगुइन एक्चुअल में मारी गई हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ पे वैज्ञानिकों का मानना है कि कम से कम 100 मिलियन या 10 करोड़ से अधिक विभिन्न प्रकार के पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। अगर ये जो है दो है और ये उम्मीद है क्योंकि वहाँ पे आप रोक भी नहीं सकते हैं, अगर वो फैलता है तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर उन पशु पक्षियों की जान जा सकती है क्योंकि इसमें जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू में है, इनमें मृत्यु का दर 60% तक है। तो कहीं ना कहीं जो अंटार्कटिका क्षेत्र है उसके पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ये क्या मामला है। देखिए मामला क्या है, अंटार्कटिका पेंगुइन में पहली बार बर्ड फ्लू का अत्यधिक घातक रूप पाया गया है जिसे H5N1 के नाम से जाना जाता है। इसकी पुष्टि 2 जेंटू पेंगुइन, ये चोंच वाली पेंगुइन होती है, उसमें हुई है और ये ब्रिटिश क्षेत्र फाकलैंड द्वीप समूह में सी लायन द्वीप पर मृत पाए गए हैं। और वहाँ की जो इस तरह की जो एक संचार प्रमुख है तो सी आइलैंड की, उनका कहना है कि 2 ही नहीं है, इस द्वीप पर 200 से अधिक मृत या मरने वाले जेंटू पेंगुइन चूजों की भी सूचना मिल चुकी है कि वो 200 भी हो सकती है और ये चीजें बढ़ भी सकती है। हालांकि अभी अंटार्कटिका के मेन लैंड तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि ये अब रुक नहीं सकता है, क्योंकि अभी देखते हैं कि क्यों नहीं रुक सकता है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। यह घटना क्यों मायने रखती है। देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, वायरस है, यानी इसका कोई इलाज भी नहीं है, जिसने दुनिया भर में पक्षियों और स्तनधारियों की आबादी को अपनी चपेट में ले लिया है। 2021 के बाद जो HPAI H5N1, ये पूरा इसका नाम है, क्लेड 2 ये एक वर्जन है, सब वेरिएंट है। जैसे आपने कोरोना में देखा ही था कई सारे वेरिएंट, डेल्टा, ओमरा, इसी तरह से ये वेरिएंट है। और यह पाया जाने वाला इन्फ्लुएंजा का संस्करण हावी हो गया है और इसका प्रकोप कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में देखा गया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका के लाखों पक्षियों की मौत हो गई थी। और जब ये सब यहाँ देखा गया तो यहीं से जो है समुद्री पक्षियों के माध्यम से दक्षिण अमेरिका में पहुंच गया, है ना। अक्टूबर 2023 में बर्ड फ्लू जो है समुद्री पक्षियों के माध्यम से दक्षिण अमेरिका से चलकर उप अंटार्कटिका क्षेत्र में पहुंच गया। एक्चुअली दक्षिण अमेरिका का जो निचला हिस्सा है वहाँ से टच है, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पे एलिफेंट और फर सील की प्रजातियां हैं, ब्राउन स्कुआ, केल्प गल सहित सबको संक्रमित कर दिया और बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पे हुआ। अकेले चिली और पेरू का जो क्षेत्र है, सब अटलांटिक क्षेत्र, उसमें इस बीमारी के कारण कथित तौर पर कम से कम 20,000 समुद्री सी लायंस, एक प्रजाति होती है, उसकी जान जा चुकी है। 5 लाख से अधिक समुद्री पक्षी जिसमें पेंगुइन, पेलिकन और अन्य हैं बीमारी से मर चुके हैं। अब सोचिए कि ये प्रसार कहाँ पे हो गया है, अंटार्कटिका के कुछ द्वीप पर, जो आगे यानी अंटार्कटिका में वायरस फैलने से वैज्ञानिक चिंतित क्यों है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अंटार्कटिका में 10 करोड़ से अधिक पक्षियों के साथ साथ सील, समुद्री शेर और अन्य समुद्री स्तनधारियों के लिए है और ये उनका महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र प्रदान करता है। और अगर वहाँ पे ये फैल गया, जैसे वहाँ पे ऑफ्लू करके एक संस्था है जो इसी बर्ड फ्लू के लिए काम करती है, उसने कहा कि ये रोगजनक अंटार्कटिका तक फैल जाएगा। कब बता दिया था? पिछले साल ही बता दिया था। और अब देखिए फैलना शुरू हो गया है और ये संकट है कि अगर इस वायरस क्षेत्र में आया तो उन जानवरों पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। और इससे जो पेंगुइन और आदि तो है ही है, जो अंटार्कटिका के सील हैं उनका भी यही हश्र हो सकता है। कुल मिला के 10 करोड़ पशु पक्षी जीव जो अंटार्कटिका में है, जो कहीं न कहीं वहाँ के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण जो है कह सकते हो आधार है, स्तंभ है, उनके जीवन को खतरा जो है इस बर्ड फ्लू, जो वहाँ पे घातक बर्ड फ्लू है वहाँ पे फैला है, उससे हो गया है। बर्ड फ्लू के बारे में अगर बात किया जाए तो एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो विभिन्न प्रकार की पक्षियों और कुछ स्तनधारियों तक होता है, लेकिन ये उन्हीं तक नहीं सीमित होता, इनका प्रभाव मनुष्यों में भी देखा गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू पहली बार 1997 में खोजा था
और इससे प्रभावित लगभग 60% जो लोग थे उसकी जान जा चुकी थी। और H5N1 पहला ही है जिसने मनुष्यों में संक्रमित किया था। तो उसी का एक वेरिएंट जो है वहाँ भी पाया गया है। तो वहाँ पे मनुष्य तो उस तरह नहीं रहते हैं, कुछ खोजी आदि रोग रहते हैं सर्वेक्षण अन्वेषण करने वाले, लेकिन फिर भी वहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो खासतौर से पक्षी हैं, तकरीबन जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनके जीवन को लेकर खतरा है और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगला जो न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो यह है कि GSI और NHAI, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अनुसंधानात्मक संस्थान है भारत सरकार की। ये कोयला और खनन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और ये भारत में विभिन्न स्तर पे जो भूगर्भ सर्वेक्षण और इस तरह की चीज़ों के बारे में अध्ययन करती है। NHAI आपको पता ही है कि जब सरकार ने जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को खासतौर से केंद्र स्तर पे जो नेशनल हाईवे को बेहतर बनाने के लिए किया, तो एक अलग से एक विशेष संस्था बनाई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, जिसके तहत जो देश भर में जो नेशनल हाईवेज हैं उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसमें चाहे गोल्डन क्वार्टर हो या भारतमाला हो या बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों संस्थाओं ने पहली बार जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। क्यों किया है कि जो सड़क बन रही है उसका गुणवत्ता बेहतर हो, उसके लिए सड़क के निर्माण के दौरान उस जहाँ से सड़क बन रही है उसके भूगर्भ के बारे में, उसके भू संरचना के बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में बेहतर सूचनाएं पता चल सके और उस सूचनाओं के आधार पे सड़क के संरचना और उसके डिज़ाइन को इस तरह से बनाया जा सके कि वो सड़क लंबे समय तक चले और उस पर यात्रा करना भी जो है बेहतर हो सके, ताकि एक्सीडेंट आदि इस तरह के खतरे से बचा जा सके। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, छोटा सा ही है, इसको समझ लेते हैं। मामला क्या है? मामला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने साइट विशिष्ट भू तकनीकी परामर्श के लिए, यानी किसी स्थल विशेष को लिए जो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके लिए NHAI को सेवा प्रदान करने और भू तकनीकी दृष्टिकोण से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच में सहायता करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौता ज्ञापन के विभिन्न अगर प्रावधानों की बात करें तो पढ़ लीजिएगा कि इसमें ये भूवैज्ञानिक अध्ययन करेगा, 3D चित्र बनाएगा, कहीं टनलिंग आदि होगी तो उसके बारे में अध्ययन करेगा, कहीं रोड की कर्विंग होगी तो उसको देखेगा, रोड की संरचना होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। कोई अगर NHAI में जो और कोई उसके कंसल्टेंट हैं, अगर उनके द्वारा कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है तो उसको पहले देख के उसकी तकनीकी जाँच करेगा। इन सब चीज़ों से ये होगा कि जो हमारी रोड के दौरान जो उसकी गुणवत्ता है, यानी अगर हम इसके महत्व को देखें तो ये समझौता है कि ये सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए दो सरकारी संगठनों के बीच एक अनूठी या यूनिक पहल है। और इससे क्या होगा? इससे महत्वपूर्ण राजमार्गों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और ये सहायक होगा। इससे राजमार्गों में सुगम संचालन और रखरखाव में मदद मिलेगी और साथ ही जब एक तकनीकी डिज़ाइन के साथ बनेगा तो उस पर परिवहन भी सुगम भी होगा और सुरक्षित भी होगा। ठीक है, देखिए पहले अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हमारा जो पढ़ाया हुआ योजना वाला अंक है अगर उसको पढ़े होंगे तो आपने उसमें देखे होंगे कि पहले शुरू में जो सड़कें बनती थी वो जो है ज़्यादातर रोजगार फोकस होती थी, लेकिन जब से NHAI आई है इसने सड़क संरचना में, सड़क निर्माण में तकनीकी पहलू को महत्व देना शुरू कर दिया है, जिससे सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होने लगी है, तेज पैमाने पे बनने लगा है और ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी क्रम के एक और क्रम में जो है इसमें भूगर्भिक संरचना का भी ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिक तो ऊपर है, जमीन के अंदर की संरचना जिसका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी क्षेत्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थायित्व को लेकर, उसको भी समझने की जो है कोशिश। और वो कौन बता सकता है? हमारे भारत सरकार की एक विशेषज्ञ संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके तकनीकी ज्ञान का मदद लेके NHAI अपने सड़कों की गुणवत्ता और बेहतर बना रही है। क्यों बना रही है? कि जो सड़क बने वो लंबे समय तक चले और साथ ही साथ वो लोगों के लिए यातायात के लिए भी आसान हो और जो उस पर सड़क यातायात के दौरान जो कह सकते हो कि दुर्घटनाएं होती हैं उनसे भी रक्षा की जा सके। चलिए आज इतना ही। इसको आप लोग जो है पढ़िएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। कल हम मिलते हैं, कल जो नई चीज़ों के लिए। थैंक यू।